खट्टी मीठी कहानियाँ। हे मनी, तुझे याद है ना, आज तू हमारे घर पर खाना खाने के लिए आएगा, ठीक है? हाँ हाँ याद है, पर तूने तो ये बताया ही नहीं कि आज मैं तेरे घर पे खाना खाने क्यों आऊँगा। अरे बुद्धू, आज मेरे भैया के एक दोस्त दीदी को देखने आ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब बहुत सारे पकवान खाने को मिलेंगे। हाँ हाँ, इसीलिए तो तुझे खाने पे बुला रहा हूँ। ठीक समय पे आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आ जाऊँगा। अभी चलता हूँ। अरे, तू फेकू के घर जा रहा है ना? हाँ, क्यों? ये ले, इसे जाते ही फेकू की माँ को दे देना। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें क्या है दीदी? फुक्कड़। बताना दीदी, बताना क्या है इसमें? हींग वाली कचौड़ी, चने की दाल और कुछ मिठाइयाँ हैं। जा, जल्दी जा, देर हो रही है। ठीक है, जाता हूँ। अरे हाँ, आते वक्त इस टिफिन को जरूर लेते आना। हाँ ठीक है। अरे लो बेटा, खाओ। ये सब मेरी बेटी बसंती ने अपने हाथों से बनाया है। खाकर देखो कैसा बना है। बड़ी गुणी है हमारी बेटी। हाँ, इसे बसंती दीदी ने कहाँ बनाया? इसे तो मेरी दीदी ने बनाकर मुझसे भिजवाया है। हाँ। चुप कर कलमुहे, जा उस कमरे में जाकर खा। फेकू, इसे लेकर जा। चल मनी, उस घर में चल। लो ना बेटा, लो। वो तो बच्चा है, उसे क्या पता। तुम खाओ ना, खाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मनी। अच्छा, आज तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच कह रहा हूँ। वो सारा खाना मेरी दीदी ने बनाया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर पे चलिए और मेरी दीदी से खुद ही पूछ लीजिए। ये देखिए टिफिन कैरियर। आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। अपनी दीदी से कहना कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनी थी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मेरा घर तो यहीं पे है, मैं चला जाऊंगा। आप ये बताइए, आप हमारे घर पे कब आइएगा? परसों। अब चलता हूँ। घर पर पहुंचकर मणि घोषणा करता है कि उसका एक नया दोस्त शुक्रवार के दिन उसके घर अतिथि बनकर आ रहा है। वो जिद करता है कि उसके अतिथि के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए जाएं, पर घर पर पैसे नहीं हैं। ये बात उस बेचारे को कौन समझाए? आज शुक्रवार है। आज वही दिन है जब सुजीत अतिथि बनकर उनके घर आने वाला है। बुआ, आपके पास जरा मैदा होगा क्या? अरे क्यों रे बहू, वो घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तो उन्हीं के लिए कचौरियाँ बनानी थी। बेटी को देखने? नहीं, ऐसे ही आ रहे हैं। वो कुछ मनी के दोस्त हैं। अच्छा, देती हूँ। देखना पड़ेगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। नहीं मणि, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। तुम्हारी दीदी सच में कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनाती है। सुजीत भैया, आपको पता है मेरी दीदी गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ। अच्छा? मनी, तो चुप करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर सुनाइए ना एक गाना, प्लीज। नहीं, किसी और दिन जरूर। ठीक है, आज चलता हूँ। मैं कल फिर आऊंगा। तभी गाना सुना दीजिएगा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ।
तुमने अपनी आंखों से देखा ना? और नहीं तो क्या, अपनी आंखों से नहीं तो क्या पड़ोसी की आंखों से देखूंगी। अभी तक मेरी आंखों की रोशनी अच्छी है बहू। कल फिर से आने वाले हैं? कहा तो यही, मैंने साफ साफ तो यही सुना था। गाना सुनाने के लिए भी कह रहा था। अच्छा, सुनाती हूँ गाना। एक तो मेरी बेटी को देखने आया और अब उनकी बेटी को। कल इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं करके ही रहूंगी। जो भी करना है बहू, सोच समझ कर करना। ऐसा लड़का जिसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, वो हाथ से ना निकल जाए। अब मैं चलती हूँ, रोज के काम पड़े हुए हैं। बसंती, बसंती! अरे बेटा सुजीत, तुमने कहा था तुम हमारे घर आओगे, आए नहीं? चलो बेटा चलो, हमारे घर चलो। मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए कचौरी बनाया है, चने की दाल बनाई है और साथ ही खीर भी बनाया है। चलो खाना, चलो चलो। पर मौसी जी, मैं तो यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ। अरे चलो ना, हमारे घर चलो। तुम्हें गाना सुनना है ना? मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। मैं तुम्हें गाकर सुनाऊंगी, सुनोगे? तेरी की तुम्हारी जो गाने की आवाज है ना, वो सुनकर गली के कुत्ते भी शर्मा जाते हैं। हाँ। मणि, चुप कर। नहीं। क्यों? तुम तो उससे गाना सुनना चाहते थे ना? मैंने बताया ना, मुझे नहीं सुनना आपका गाना। बहुत बहुत धन्यवाद। छी 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 छी, तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हो? हम दोनों तो अब एक होने वाले हैं ना? चलो बेटा चलो। देखो ये लोग कितने गरीब हैं। तुम्हें बहला फुसलाकर अपनी बेटी तुम पर लादना चाहते हैं। जबान संभाल के बात कीजिए मौसी। ए कलमुही, लड़के घुमाने वाली, तू अपना मुंह संभाल कर बात कर। नहीं तो क्या करेगी? क्या करूंगी देखेगी? रुक रुक, तुझे दिखाती हूँ अभी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। देखना चाहती थी ना? रुक, दिखाती हूँ तुझे अभी दिखाती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मुझे कोई बहला फुसला लेगा। मणि की दीदी मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज अपने माता पिता को अपने साथ लेकर आया हूँ, शादी की बात पक्की करने के लिए। हाँ, मेरे बेटे ने जो लड़की पसंद की है, हम अपने बेटे की शादी उसी लड़की के साथ करवाएंगे। और इसके अलावा एक झूठे परिवार में मैं अपने बेटी की शादी कभी नहीं करूंगी। ठीक कहा आपने, ये झूठे हैं और आपके बेटे को बहला रहे हैं। झूठे ये लोग नहीं, झूठे हैं आप लोग। मतलब ये कि अपनी बेटी को ले जाकर कुछ खाना वाना बनाना सिखाइए, ताकि दूसरे के बने हुए खाने को वो अपना नाम देकर ना खिलाए। और हाँ, साथ में उसे कुछ तमीज भी सिखाइएगा। अच्छा, समझ गई। चल बसंती। नहीं माँ, मुझे सुजीत बहुत पसंद है। मैं इसी से शादी करूंगी। शादी करेगी? सिर्फ शादी शादी शादी। चल कहती हूँ। बुरा मत मानिएगा, आपने तो देखा हमारे पड़ोसी। देखिए, मैं और इसके पापा, हम दोनों को एक ऐसे ही परिवार की लड़की चाहिए थी। नहीं मतलब हम लोग बहुत गरीब हैं। हम लोग आपके बराबरी के नहीं हैं। गरीब? और आप लोग? ये किसने कहा? मतलब आपने हमारा घर तो देख ही लिया है। बहुत तकलीफ से हमने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है। गाना भले उसने खुद से ही सीखा हो। मणि भी अब बड़ा हो चुका है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति तो आपके बच्चे हैं और आप सबकी शालीनता और सच्चाई। आज से मणि की सारी जिम्मेदारी सुजीत के कंधों पर। क्यों सुजीत? जी पिताजी, आप जैसा कहें। ठीक है, तो फिर शादी का डेट भी फिक्स कर ले। क्या कहते हैं? जैसी आपकी मर्जी। सुजीत भैया, क्या आप मेरी दीदी के साथ शादी करेंगे? हाँ, अगर तुम्हारी दीदी राजी हुई तो। ए दीदी, तू राजी है ना?
बाली जल्दी आ, सब धान भीग जाएंगे। अरे माँ, बारिश कहाँ हो रही है? अरे अभी तो यहाँ पानी गिरा था, कहाँ से गिरा होगा? माँ, सभी धान को इस तरफ लाकर सुखा दीजिए। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पश्चिमी धूप गिरेगी। हाँ, लेकिन अभी तो पूर्वी धूप में दीजिए। सुनिए जी, म्यूजिक बढ़ा दूं क्या? नहीं, और जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया। मैंने जिस तरह से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया है, देख लीजिएगा, कुछ ही दिनों में वो जमीन आपकी होगी। कैसे? वो लोग इस घर को और इस इलाके को छोड़कर भाग जाएंगे और फिर आप सस्ते में उस जमीन को खरीद लेना। अगर उन्होंने किसी और को बेच दिया तो? अरे नहीं नहीं, इस इलाके में सिर्फ आप ही महाजन हैं। अरे आपके अलावा घर जमीन खरीदने का इतना सारा पैसा क्या किसी के पास है? अरे वो घर मुझे मिल जाने से तुम्हारे लिए वहाँ एक छोटा सा बगीचा बनाऊंगा और साथ में एक झूला और सामने एक छोटा सा घर। अच्छा दीजिए, मछली के कांटे मुझे दीजिए और बचा खुचा खाना यहाँ दीजिए और मेरे हिस्से का भी। हे राम, ये सारे आंगन का क्या हाल बना रखा है। बेला, बेला, हाँ, क्या बात है? ये देखो क्या हाल बना रखा है। पूरे आंगन में मछली के कांटे, बचा हुआ खाना, आम की गुठलियां। छी 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 छी। तुम सुबह सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगा नहीं सकती? बेटा पढ़ने जाएगा इसलिए पहले उसके लिए खाना बना रही थी। वो वहीं से स्कूल चला जाएगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी गंदगी के बीच से निकलना संभव है? बताओ। अच्छा, लेकिन हमने तो कल मछली, मांस या आम खाया ही नहीं। हाँ, हमने तो नहीं खाया। तो फिर ये सब कहाँ से आया? अच्छा, समझ गया। मैं तो आपको बहुत दिनों से कह रही थी कि आप मोहल्ले के लड़कों को समझाइए। ठीक है, मैं जाते समय उन्हें समझा दूंगा। तुम आंगन में झाड़ू लगा देना ताकि बेटा ये सब ना देखे। चलो भागो यहाँ से। ठीक है। कहो कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्या करे भैया, ये सब तो हमारे हाथों में नहीं है ना, ये तो बड़े लोगों का काम है। नहीं, फिर भी मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, लेकिन तुमने सुना नहीं। आज रात उनके घर हमारा निमंत्रण है, मैं तब बोल कर देखता हूँ। हाँ ठीक है। अरे मैं खाक बोलूंगा, इससे तो अच्छा मैं वहाँ जाकर मजे से पेट भर खाना खा कर आऊंगा। अरे भाई, जन्मदिन का निमंत्रण जो है। माँ, मुझे पढ़ने में परेशानी हो रही है। क्यों? तुमने कान में रुई नहीं डाली है? डाली है ना, लेकिन इतनी जोर की आवाज को रुई थोड़ी ना रोक पाएगी। सुनिए ना, क्या आपने मोहल्ले के लड़कों से बात की? माँ, वो लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बड़े पापा बीच बीच में
उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों के लिए चंदा दिया करते हैं, उन्हें बुलाकर खिलाते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। तो फिर एक काम कीजिए, आप कल ही पंचायत में जाकर कहिए, अब बच्चे को पढ़ने में परेशानी हो रही है, जल्द ही इसकी परीक्षा शुरू होने वाली है। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम इतना मत सोचो, मैं तो उसे आते साथ ही भगा दूंगा। अरे मेरा भी तो अपना कुछ स्वार्थ है भला। वही ना, अरे मुझे तो सिर्फ घर मिलेगा और आपको तो आसपास की सारी जमीन मिल जाएगी, वो भी जलधारा के सामने। बिल्कुल। देखिए, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। ये भाई भाई का मामला है, खुद में निपटा लीजिए, नहीं तो फिर केस करने से आपको ही ज्यादा दिक्कत होगी। क्यों? कैसी दिक्कत? देखिए, केस चलेगा और उसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, और जैसा कि मैंने सुना है आपके भाई के पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है। वो केस चलाते ही जाएंगे, लेकिन आपसे नहीं होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत पैसे लगेंगे क्या? हाँ, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। तब तो आप अपने आप और दिक्कत में पड़ जाएंगे। मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं जीडी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, शुक्रिया। सुन, तू सवेरे जल्दी उठकर पढ़ पाएगा? हाँ, क्यों नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो फिर तू रात में मत पढ़ना। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं रात में ना पढ़ूं, सामने ही परीक्षा है मेरी। तू सुबह 3 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाना। जा, अब जाकर सो जा। 3 बजे बाजे की आवाज सुनकर उठ जाना। क्या? बाजा? लेकिन तुम बाजा का क्या करोगी? बजाऊंगी, मतलब बजाकर पूजा करूंगी। जाइए, आप सब सो जाइए। अरे ये कौन है? रात को सबकी नींद हराम करके बाजा कौन बजा रहा है? मतलब इतनी रात को लोगों की नींद हराम करने का क्या मतलब है भला? पूजा कर रही हूँ भैया। एक मन्नत रखी है मैंने, इसलिए रोज सुबह 3 बजे उठकर पूजा करना पड़ेगा। 1 महीना। 1 महीना? इसका मतलब 1 महीना नींद हराम? ये नहीं चलेगा। सुनिए, आप कल ही पुलिस को खबर कीजिएगा, देखते हैं ये पूजा कैसे करेगी। अमल बाबू, अमल बाबू, आपके भाई ने आपके ऊपर केस किया है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ये लो, अब अपने पति के लिए दिन रात पूजा पाठ करो। सुनिए जी, आप कहाँ चले गए? अब हम दोनों का क्या होगा? माँ, आप मत रोइए, पापा तो और वापस नहीं आने वाले। पुलिस कह रही थी कि थाने में मौत होने के कारण उनका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन आपको तो यह खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना?
ओ मेरे भैया, मैं बहुत कष्ट में हूँ। आपने मुझे आखिर जीने नहीं दिया। कौन है? मैं हूँ तुम्हारा भाई, तुम्हारा प्यारा भाई अमल। अमल? लेकिन तू तो मर गया है ना? मरने के बाद ही तो आपके पास आया हूँ भैया। मुझे बचपन की वो बातें बहुत याद आती हैं, जब हम बहुत मजे किया करते थे। लेकिन भैया, अभी मैं बहुत कष्ट में हूँ। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने अन्याय किया है, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दे। आइए भैया, आइए, मेरे पास आइए। नहीं नहीं नहीं। अरे कम से कम मेरे नाम में जो केस है उसे तो वापस लीजिए भैया। हाँ, वापस ले लूंगा। मेरे बीवी बच्चों का ध्यान रखना भैया। हाँ, जरूर रखूंगा। हाँ। हमें और परेशान तो नहीं करोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तू जा। लेकिन मुझे अगर शांति नहीं मिली ना, तो मैं फिर से वापस आऊंगा भैया। नहीं, परेशान नहीं करूंगा। अब तू जा यहाँ से। ठीक है भैया, चलता हूँ। अगले दिन मैं अपने भाई के नाम पर केस को वापस लेना चाहता हूँ। वाह, ये आपने बहुत अच्छा किया। सुनो, अमल बाबू को छोड़ दो। भूत! आप सुन रहे हैं? आप ठीक तो है ना? भैया, मैं भूत नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। लेकिन तू तो मर गया था ना? नहीं तो? वो मरे तो नहीं, लेकिन हाँ, वो थाने में जरा बीमार हो गए थे। बार बार कह रहे थे कि मैं अपने भैया को इतना प्यार करता हूँ और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। माफ कर दे भाई, अब और ऐसा नहीं होगा। चल, घर चल। इसी को कहते हैं बीवी की बुद्धि। उसने भूत बनकर अपने पति को भी बचाया और दोनों भाई के रिश्ते को भी। अच्छा हुआ कि उस दिन मैं उनके बात को मानने के लिए तैयार हो गया था। इसीलिए आज हम ये दिन देख पाए। इसीलिए कहा जाता है कि सभी पुरुषों को अपनी बीवी की बुद्धि के हिसाब से ही चलना चाहिए। अरे साइकोलॉजी में तूने तो अच्छा ही रिजल्ट किया है, इसके आगे क्या करेगी? सोच रही हूँ डॉक्टरेट के लिए अप्लाई करूँ, लेकिन अब ये लेकिन किस लिए? अरे बोल मत, पापा शादी करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। सच में? तो फिर तेरा करियर? घर के लोग तो ये सब कुछ समझते ही नहीं। तूने तो कहा था कि तू कॉलेज में पढ़ाएगी, ये तो तेरा सपना था ना? और मम्मी पापा का सपना है कि मैं शादी करके एक सुखी गृहस्थ जीवन बसाऊं। जा तेरी, तो फिर तेरा प्यार? पापा ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। तब तो अच्छा है। ए माला, तुझे क्या हुआ? एकदम चुपचाप है। माला, तेरी वही पुरानी बीमारी। ए विदिशा, तू कैसे समझ गई? साइकोलॉजी की पढ़ाई की है मैंने। इंसान को इतना तो मैं समझ ही सकती हूँ, है ना? देखो कल्याण, अब बेटी बड़ी हो गई है। हर माँ बाप की तरह अब हम उसकी शादी कर देना चाहते हैं। अब तो तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो गई है। हाँ, लेकिन ट्रांसफर का झमेला तो रहता ही है ना। हाँ, और इसीलिए हम जल्दी से ये शादी कर देना चाहते हैं। एक दिन अपनी माँ को यहाँ लेकर आओ बेटा। ठीक है, घर जाकर माँ से बात करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। चलता हूँ। अरे विदिशा, तुमने ये दाईं तरफ घड़ा क्यों ले रखा है? नहीं, वो इस तरफ मुझे दर्द हो रहा था इसीलिए। कैसी कुलक्षणी है, तुम्हें नहीं पता
कि दाएं अशुभ होता है और बाएं शुभ? हे भगवान, मेरी सासू माँ तो बड़ी अंधविश्वासी है। मेरी किस्मत में इन्हें ही आना था। ये हमारे कुल देवता का मंदिर है। सर झुकाकर प्रणाम करो। अब इस आलता में अपना पैर रखो। पहले बायां पैर। माँ उस वक्त जो बाया और दाया ये सब लेकर कह रही थी, तुम उन सबको मानते हो? नहीं। तो फिर तुमने तब कुछ क्यों नहीं कहा? माँ के सामने मैं कोई भी बात नहीं करता। वो गलत कहेंगे तो भी तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे? देखो, माँ इस घर की मालकिन है। मैं चाहता हूँ कि माँ जो कहे तुम भी वही करो। माँ की बातों का कोई जवाब मत देना। मतलब वो गलत कहेंगी और उसे मानना होगा? माँ की गलतियों को सुधारने वाले हम कौन होते हैं? माँ बड़ी है, उनकी बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं है, मानना भी है। कल सुबह मेरा ऑफिस है, मैं चला सोने। अरे सुना है तुम्हारी बहू बड़ी अच्छी है, इसीलिए उससे मिलने चली आई। अच्छा ही किया। बहू, ये हमारी पड़ोसन है, तुमसे मिलने आई है। प्रणाम करो इन्हें। कहाँ जा रही हो बहू? मैं रसोई में जाकर चाय बनाती हूँ। पियेंगी ना? नहीं नहीं, अब मैं नहीं पीऊंगी। आपका मन कुछ उदास है क्या? नहीं तो क्यों? घर में कोई प्रॉब्लम है? बाप रे, तेरी बहू तो अंतर्यामी है, चेहरा देखकर ही बता दिया। हाँ बेटा, मेरे बेटे की नौकरी चली गई है, इसीलिए। चिंता मत कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमारे कुल देवता बहुत जागृत हैं। उनके आगे प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मेरा ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया है, बहुत दूर के गांव में। परसों मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। इतनी दूर जाएगा? जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। विदिशा, तुम माँ का ख्याल रखना। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद घर में शांति रहे, क्योंकि अगर कोई बात होती है तो मैं तुरंत आ नहीं पाऊंगा। माँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तेरा दिमाग क्या खराब हो गया है? तो मैं अकेले अकेले क्या करूँगी? जो तेरा मन वो कर, लेकिन नौकरी नहीं। इस घर की बहू बेटियां कहीं नौकरी नहीं करती, और मैं नहीं चाहती कि तू नौकरी करे। तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊं? हाँ, वो कर सकती है तू। विदिशा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। क्या शंकर भैया घर छोड़कर चले गए? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा देखकर। सुनो, चिंता मत करो, 1-2 दिन में वो वापस आ जाएंगे। भगवान करे तुम्हारी कही हुई बात सच हो जाए। तुम जो कहो वही हो। विदिशा, विदिशा, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। तू सच में माँ लक्ष्मी का रूप है। ये ले, मैं तेरे लिए आम लाई हूँ, खा ले बेटा। मैं तेरे बारे में सबको बताऊंगी। चलती हूँ। माँ, ये लीजिए पानी। विदिशा, कल से तू सुबह सुबह मंदिर में बैठेगी। लोगों का हाथ और उनका चेहरा देखकर तू उनके भविष्य को बताएगी। ये सब आप क्या कह रही हैं माँ? सुनो, कुल देवता के आशीर्वाद से ही तेरी जैसी एक जोशी बहू मिली है मुझे। इसे मैं किसी भी हाल में बर्बाद होने नहीं दूंगी। माँ, बच्चे ही मुझे सारी बातें बताते हैं। मैं तो बस उस पर सोचकर कुछ उनके उपाय बताती हूँ। ये सब उपाय कुछ नहीं। तुझमें भविष्य देखने की शक्ति है। इसी साड़ी को पहनकर बैठेगी तू, याद रहे मेरी बात। देखिए, मेरी बहू भविष्य देख सकती है, इसीलिए आप लोग एक एक करके आइए और मेरे कुल देवता के सामने दक्षिणा देकर मेरी बहू से अपना भविष्य जानिए।
हाँ, तू पुलिस को खबर कर दे। मैं सब सच बता दूंगी। हाँ, कल ही। मैं लोगों को धोखा देने वाला ये धंधा अब और नहीं चलने दूंगी। इन्हें अरेस्ट कर लीजिए सर। ये लोगों को धोखा दे रही हैं। लेकिन इसमें विदिशा का कोई दोष नहीं है। ये सब किया कराया उसकी सास का है। हमें माफ कर दीजिए आप सब। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है, इसलिए मैं लोगों की मानसिकता को समझ सकती हूँ। मैं अपने सास के हाथों मजबूर होकर यहाँ आकर बैठती हूँ। चलिए सासू जी, अब जेल में जाकर दक्षिणा गिनिएगा। बहू बचाओ मुझे, मुझसे गलती हो गई। सर, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है सर। क्या इन्हें माफ नहीं किया जा सकता? देखिए, लोगों को ठगना एक बहुत बड़ा अपराध है, तो कुछ तो सजा इन्हें मिलेगी ही मिलेगी। खैर, अब जब ये माफी मांग रही हैं तो मैं देखता हूँ इनकी सजा कितनी कम हो सकती है। आप एक किसी वकील से बात कीजिए, चलते हैं हम। अब क्या होगा? वकील के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे कॉलेज में नौकरी पक्की हो गई है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी खबर दी तूने। देख, मैं तेरी सासू माँ को बचाने के लिए कुछ पैसे अभी उधार में दे रही हूँ। जब तुझे तनख्वाह मिलेगी तो तब मुझे धीरे धीरे लौटा देना। थैंक यू माय फ्रेंड। लीजिए, इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हे, सासू जी को लेकर के आओ। बहू हो तो ऐसी हो। जाइए, आपकी छुट्टी हो गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके बाद फिर कभी कोई गलत धंधे पर मत पड़िएगा। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे। चलिए माँ, घर चलिए। पापा, पापा जल्दी आओ। देखो, मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। ये देखो, प्रथम श्रेणी में पास नहीं हूँ मैं। अब तो कहो, आगे पढ़ने दोगे ना? बार बार एक ही रट लगाई रहती है। सीधी सी बात तुमको समझ नहीं आती। हमें बेटी को कोई कलेक्टर थोड़ी ना बनाना है। तेरी जिद से तुझे 12वीं करने दिया, उतना ही काफी है तेरे लिए। देख तो, पूरे गांव में किसी भी लड़की ने 5 से आगे पढ़ाई की है क्या? बाबा, लेकिन आपके कहने से मैं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब तो सीख रही हूँ। फिर मेरे कहने से आप मुझे आगे पढ़ने दो ना। देख शिल्पा, 18 की हो गई है तू। शहर से रिश्ता आया है, लड़का सरकारी नौकरी करता है। बस भगवान करे तेरी बात वहाँ जम जाए, तो फिर मैं भी निश्चित होकर मर सकता हूँ। मैं तो तुम्हारे सर पर बोझ हूँ ना, जिससे उतार कर तुम चैन से रहना चाहते हो। ठीक है, मत पढ़ने दो, कर दो शादी, लेकिन मरने की बात मत करो। पगड़ी है एकदम तू भी। अब बूढ़ा आदमी तो मरने की ही बात करेगा ना। बाबा की मर्जी के आगे शिल्पा की एक ना चली। उसका रिश्ता शहर में रहने वाले मनोज के संग हो गया था। लंबे घूंघट के साथ उसके फेरे हुए और ब्याह के बाद वो अपने ससुराल आ गई। मनोज के तो भाग ही खुल गए हैं, जो इतनी कम उम्र की लड़की मिल गई। देखो तो कितनी सुंदर है। मुझे तो बहुत कम दिखाई पड़ता है। राम लखन के कौन से लड़की की दुल्हन आई है? उसी की जिसकी औरत मर गई थी। हाँ हाँ, उसी की। देखो तो कितनी अच्छी लड़की मिल गई। नहीं तो दूसरे ब्याह में कहाँ अच्छे रिश्ते मिलते हैं। सही कहती हो, अपनी अपनी किस्मत की बात है। घूंघट के अंदर शिल्पा सारी बातें सुन रही थी। क्या दूसरी शादी? ये लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती हैं और मनोज उसके कमरे में आ जाता है। मुंह दिखाई करने आई औरतें
पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल रही थी। मेरा तो दिल ही थक से रह गया। क्या बात है, ठीक से बताओ, क्या हुआ है? वो बातें कर रही थी कि आपकी ये दूसरी शादी हुई है और पहली पत्नी मर चुकी है। हाँ, तो इसमें अनाप शनाप जैसी क्या बात है? मेरी शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी हैं। पहली पत्नी मीनाक्षी की मौत होने के बाद ही तो मैंने दूसरी शादी की है। एक बार को तुम मेरे लिए कुछ ना करो तो भी चलेगा, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इससे अधिक मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। ऐसा समझ लो कि बच्चों की खातिर ही मैंने दूसरी शादी की है। क्या कहा? आप मुझे अपने बच्चों की आया बना कर लाए हो? अगर इतने ही सीधे सच्चे हैं आप, तो झूठ बोलकर शादी क्यों की? आपको शादी से पहले सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं किसी और की जगह नहीं ले सकती। मैं अपने बाबा के पास वापस जाना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारे बाबा को सारी बातें पहले से ही पता है। मैं नहीं जानता उन्होंने तुमसे सच्चाई क्यों छिपाई, लेकिन किसी को भी धोखा देना मेरी आदत नहीं है। फिर भी तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पूरी रात शिल्पा अपने भाग्य पर आंसू बहाती रही। सुबह उठी तो आंखों के सामने 3 छोटे छोटे बच्चों को पाया। क्या नाम है तुम तीनों का? कितने साल के हो तुम? मैं अजय 6 साल का हूँ। ये मेरी बहनें हैं, आरती और ज्योति। आरती 4 साल की है और ज्योति 2 साल की। चाह कर भी शिल्पा उन नन्हे नन्हे बच्चों से खुद को दूर नहीं रख पा रही थी। बिन माँ का जीवन कैसा होता है, ये शिल्पा से बेहतर और कौन समझ सकता था। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इन नन्हे बच्चों की क्या गलती है? आज से मैं ही इनकी माँ हूँ। मेरा तो जीवन बिन माँ के गुजर गया। इनको मैं सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दूंगी। शिल्पा ने तीनों बच्चों को मन से अपना लिया था। उसके अच्छे व्यवहार को देखकर मनोज भी शिल्पा से बहुत खुश रहने लगा था। 2 महीने बाद सुनिए, आप पिता बनने वाले हैं। चौथा बच्चा आने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ने वाली है शिल्पा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। साल भर के भीतर शिल्पा भी एक बेटे विजय की माँ बन जाती है। कुछ साल बाद तुमसे शादी करके मैंने अपने जीवन का सबसे सही निर्णय लिया था। तुमने मेरे बिन माँ के बच्चों को इतना प्यार दिया है कि कोई बता ही नहीं सकता कि तुम्हारा सगा बेटा कौन सा है और सौतेला बेटा कौन सा। आज के बाद कभी ऐसी बात मत करिएगा। चारों बच्चे मेरे अपने हैं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उनके लिए हमेशा करूंगी। सगा और साथ अपने मन में कभी मत लाना। 20 साल बाद। माँ, जल्दी आओ, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। पिताजी हमें छोड़कर चले गए। ये नहीं हो सकता। अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी? ये तूने कैसा अनर्थ किया भगवान? मनोज की मौत के 1 महीने बाद माँ, पिताजी के ऑफिस से नोटिस आया है। उनकी जगह किसी को मृतक आश्रित पर नौकरी मिल सकती है। मैं आज ही नौकरी के लिए आवेदन दे देता हूँ। भैया, आपने तो MBA की है, आपको तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। पिताजी की नौकरी के लिए मैं आवेदन देता हूँ। विजय, बड़े भैया के सामने बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं हूँ ये बताने के लिए कि अजय को क्या करना है और क्या नहीं। बड़े भाई के सामने बोलूंगा नहीं तो ये बड़े आराम से पिताजी की नौकरी ले जाएंगे। मैं साफ कह रहा हूँ कि पापा की नौकरी पर मेरा भी हक है और मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा। दोनों भाई सारी शर्म लिहाज छोड़कर नौकरी पाने के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। माँ, अगर आपने छोटे का पक्ष लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि सगा बेटा सगा ही होता है और सौतेला सौतेला। अभी विजय 19 साल का हुआ है, पढ़ने लिखने का समय है, ऐसा नहीं। दुनिया की नजर में अच्छी माँ साबित होने के लिए आपने हमेशा मेरे साथ पक्षपात किया है, लेकिन अब मैं पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। दोनों बेटों की बात सुनकर शिल्पा रात को अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। जिन बच्चों की खातिर मैंने अपना सारा जीवन झोंक दिया, आज वो ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए?
देखिए, मेरा प्यारा सा बनाया हुआ घर आपके जाते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो इस घर के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगले दिन आप कहाँ जा रही हैं माँ? मुझे कुछ जरूरी काम है। 2 दिन बाद घर पर एक चिट्ठी आती है। माँ, पिताजी के ऑफिस से चिट्ठी आई है। अच्छा, पढ़कर सुनाओ तो। इसमें लिखा है कि पिताजी की नौकरी आपको दी जाती है। ये क्या है माँ? तुमने बिल्कुल ठीक पढ़ा है बेटा। नौकरी मेरे पति की है, इसलिए उनके जाने के बाद इस पर सबसे पहला हक मेरा है। कानून तो यही कहता है ना। माँ, ये आपकी नौकरी करने की उम्र है क्या? आप घर पर आराम कीजिए, नौकरी मैं करूंगा। आपको क्या जरूरत है माँ इस उम्र में घर से बाहर निकलकर काम करने की? आप ये सब नहीं कर पाएंगी। अगर 18 की उम्र में मैं 4 बच्चे पाल सकती हूँ तो 38 में नौकरी नहीं कर सकती? अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ जितना तुम समझ रहे हो। पूरे 22 साल नौकरी कर सकती हूँ। खुद को खोकर तुम चारों को पढ़ाया, लिखाया, संवारा है। कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा मैंने। हमेशा तुम सबकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती रही। पिता के जाने के बाद तुम दोनों घर के मुखिया बनने के लिए आपस में झगड़ रहे हो। ये बात कैसे भूल गए कि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। अब इस घर की मुखिया मैं हूँ, इसलिए नौकरी भी मैं ही करूंगी। तुम्हारे हाथ में सब कुछ सौंप दिया तो तुम दाने दाने के लिए मोहताज कर दोगे। मुझे माफ कर दो माँ, आप सही कह रही हैं। पापा के बाद आपका ही हक पहले बनता है। न जाने ये ख्याल मेरे मन में क्यों नहीं आया। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूंगा और पापा का सपना भी पूरा करूंगा। शॉर्टकट में नौकरी पाने का लालच में मैं भी भूल गया था कि पापा मुझे वकील बनाना चाहते थे। तुम दोनों को ही नौकरी करने का शौक है, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए दोनों मेहनत करो और अपने दम पर अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ। जैसे पापा के समय ये घर चलता था, सब कुछ वैसा ही रहेगा। आपसे मैंने जो कुछ भी कहा छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर दीजिए भैया। माँ, आपके कारण आज हम दोनों में मतभेद होने से बच गया। अगर हम में से कोई एक भी नौकरी करता तो दूसरे के मन में द्वेष आना ही था। आज आपने माँ से पहले एक मुखिया होने की जिम्मेदारी निभाई है। हमें अपनी माँ पर गर्व है।